नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ किया, जिसमें राज्य के विभिन्न जनपदों से आए खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में लगातार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। राज्य में खिलाड़ियों को जो खेल सुविधाएं पहले दी जाती थी, उन सुविधाओं को और बेहतर किया जा रहा है। उनके लिए पुरस्कारों और नौकरियों में भी आउट आफ्टर प्रमोशन की सुविधा सरकार की तरफ से दी गई है, ताकि राज्य में खेल प्रतिभाएं निखर सके और राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। खेल महाकुंभ के शुभ अवसर पर सभी खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। और खेल महाकुंभ एक ऐसा महाकुंभ है जिसमें हमारे सभी खिलाड़ियों को पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेलने का अवसर प्रदान होता है। और हमारी सरकार का हमेशा से ये रहा है कि सभी खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किया जाए, इसीलिए जो प्रोत्साहन की राशि है वो भी बढ़ाई है, आउट ऑफ टर्न की व्यवस्था भी की है, खेल कोटा प्रारंभ करने का भी हमने निर्णय लिया है। ऐसे अनेकों काम जो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, और जो हमारा राज्य आज अनेकों रूपों में जाना जाता है। उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें 8 साल से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चला रही है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना संचालित की जा रही है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर भी प्रतिभाओं को निखारा जा सके, उन्हें और बेहतर मंच प्रदान किया जा सके। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य भर में खेल को प्रोत्साहित करने का काम जो धामी सरकार कर रही है, उसके निकट भविष्य में बेहतर परिणाम सामने आएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के क्रम में ही अभी तक विभाग विभिन्न प्रकार की योजनाओं को संचालित किए हुए हैं, चाहे वो 8 से 14 वर्ष तक के बच्चे का विषय हो, चाहे वो मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान उन्नयन योजना का विषय हो, 14 से 13 मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का विषय हो, या आउट ऑफ टर्न का विषय हो, या माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेल महाकुंभ के लिए विशेषता है, जो पहले, दूसरी और तीसरे स्थान पर हमारे बच्चे आएंगे, उनके लिए खेल किट दिए जाने की आज जो एक महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर हुई है, तो बहुत स्वागत योग्य है। निश्चित रूप से खेल को प्रोत्साहित करने के लिए इन कदमों की और मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद की नितांत आवश्यकता हमेशा से रही है। और माननीय मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हमारे किशोर बच्चों को भी जो इसका आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से इससे खिलाड़ियों को बल मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पिछले दिनों इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए निवेश को लेकर आज सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिससे उस निवेश को धरातल पर उतारने का काम किया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें अभी तक 44,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में ये ग्राउंडिंग और ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए सरकार काम कर रही है। अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। किस तरह से देख रहे हैं और इसकी समीक्षा कैसे होगी? देखिए, मेरे पूरे देश दुनिया के लोगों ने हम पर भरोसा किया है और उत्तराखंड आने के लिए सब लोगों ने अपना मन बनाया, हमारे साथ निवेश पर करार किए हैं और बड़ा करार किया है। 3.5 लाख करोड़ से अधिक के करार हुए हैं और बहुत सारे अभी ऐसे भी प्रस्ताव हमारे पास हैं जिनका अभी परीक्षण होना है, उसकी ठीक प्रकार से समीक्षा होनी है। वही संख्या आगे भी बढ़ेगी, लेकिन इनको धरातल पर उतारना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये काम हम शुरू से लेकर चल रहे थे और 44,000 करोड़ रुपए की जो ग्राउंडिंग है वो स्टार्ट हो गई है। संसद परिसर में धरना देने के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के द्वारा राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने पर सीएम धामी ने ट्वीट किया है। लिखा है, विपक्ष के सांसदों के द्वारा लोकतंत्र के मंदिर में आदरणीय जगदीप धनखड़ का उपहास किया जाना घोर निंदनीय है। ये कृत्य विपक्ष की असामाजिक, अनादर और अहंकार की प्रवृत्ति को परिलक्षित करता है। नए साल में अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के शुभारंभ के अवसर पर उत्तराखंड से भी भारी संख्या में लोग वहां पर
पहुंचेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो भी राम भक्त होगा वो राष्ट्र भक्त होगा, अयोध्या जरूर जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या में अतिथि गृह बनाने के लिए जमीन की मांग की है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी किया है। अब राज्य अतिथि गृह बनाएगी, जिससे राज्य से जाने वाले लोगों को वहां पर रहने की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस सुहावने मौसम में आप क्योंकि भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को, तो निश्चित रूप से हर एक भारतवासी चाहता है कि जो भी राम भक्त है, राष्ट्र भक्त है, उस अवसर पर वहाँ पर रहे। वो जो भी व्यवस्था बनेगी, जो भी वहाँ पर जो आयोजक गण होंगे, जैसी व्यवस्था बनेगी। लेकिन हमने उत्तराखंड से बड़ी संख्या में लोग भगवान रामलला के दर्शन करने आने वाले समय में जाएंगे, पहले से भी जाते रहे हैं। तो वहाँ पर एक लोगों के लिए एक गेस्ट हाउस वहाँ पर होना चाहिए। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था, वो हमको जमीन दे रहे हैं और जमीन देने के बाद हम वहाँ पर एक अच्छा अतिथि गृह वहाँ बनाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय परिसर में गढ़वाल विकास मंडल निगम द्वारा स्थापित कैंटीन का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने GMVN के द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक दी होली गंगा का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय परिसर में GMVN की कैंटीन खुलने से सचिवालय कर्मियों के साथ ही साथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सचिवालय आने वाले आगंतुकों को भी जलपान और भोजन आदि की अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने GMVN के कैंटीन के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। GMVN के प्रबंध निदेशक विनोद गिरी गोस्वामी ने मुख्यमंत्री को GMVN के द्वारा संचालित कार्यकलापों की जानकारी दी है। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित GMVN के अधिकारी गण भी उपस्थित रहे। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्रदेश में विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव के लिए रणनीति बनाई जा रही है। दीनदयाल पार्क में जन संगठनों और विपक्षी दलों की ओर से काकोरी कांड की याद में नफरत नहीं रोजगार दो के साथ जन विरोधी नीतियों और नफरत के अभियानों के खिलाफ जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मजदूरों की जन समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस, CPL, समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, उत्तराखंड इंसानियत मंच, चेतना आंदोलन, ऑल इंडिया किसान सभा और अन्य दलों व संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस दौरान सभी पार्टियों ने जमकर केंद्रीय और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। आज यहाँ पर जो हम इकट्ठे हुए हैं, काकोरी कांड के शहीदों को नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, और आज यहाँ विपक्षी दलों के हमारे साथी इकट्ठे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि पूरा विपक्ष एक है और 2024 में हम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकने का एक निश्चय लेते हैं और इसकी हमने शुरुआत कर दी है। हम कई मीटिंग हमारी उत्तराखंड में हो चुकी हैं और उसी के तहत, क्योंकि हमको नफरत नहीं, हमें रोजगार चाहिए। हमारे युवा बेरोजगार हैं। अभी आपने संसद में देखा, वो जो 4 लोग थे, 4 युवा, एक युवा लड़की बेरोजगारी की बात तो करने गए थे। हल्द्वानी के बाल संरक्षण गृह में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका है। राजधानी देहरादून में एशले हॉल के पास कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने पुतला फूंका। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है, बहुत ही हैरानी की बात है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता प्रकाश का कहना है कि अधिकारियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है। जो रोज के रोज एक केस जो सामने आता है, आप देखिए, आप औरों की बात छोड़िए, लेकिन जो आपके अधीनस्थ हैं, जैसे कि आप नारी निकेतन हल्द्वानी का मामला है, कितना क्रूर, वो बच्चियां हैं जो आपके संरक्षण चाहती हैं आपसे, जिनको आपको संरक्षण देना चाहिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, वो बच्चियां कहाँ जाएंगी? आज हम उन बच्चों की आवाज लेकर यहाँ पे आए हैं। एक आपके नारी निकेतन का जो हल्द्वानी का मामला है उसको लेकर के, दूसरा एक मूक बधिर जो बच्ची बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, और वही के दूसरे संस्थान के जो लोग हैं उनके साथ दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है और देवभूमि को कलंकित करने वाली बात है।
केरल में कोरोना का नया वेरिएंट JN1 मिलने के बाद उत्तराखंड सतर्क हो गया है। संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों की जांच और निगरानी को लेकर प्रदेश सरकार ने SOP जारी कर दी है। इसके पहले केंद्र सरकार ने केरल में कोरोना का नया मामला सामने आने के बाद सभी राज्यों को जांच और निगरानी बढ़ाने के निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद प्रदेश के दून अस्पतालों को विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 को लेकर उत्तराखंड में हुई एडवाइजरी जारी। स्वास्थ्य सचिव R राजेश कुमार ने एडवाइजरी जारी की है, तो वहीं एहतियात के तौर पर सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस वेरिएंट से केरल में मात्र 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश भर में एक बार फिर लोगों में कोरोना का डर सता रहा है। देखिए, ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है JN.1, उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं CMO को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए, ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया। हाँ, देखिए, बिल्कुल पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कोरोना के थोड़े नए केसेज आने शुरू हुए हैं और लगभग 1.5-2 महीने के अंतराल के बाद ये इंडिया में भी केरल में कुछ केसेज और कर्नाटक में केसेज मिले हैं। तो इसको लेकर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही एडवाइजरी जारी कर दी है और एडवाइजरी जिस तरह से पहले हम लोग इस आपदा से मुक्ति पाए हैं उस वही सब हमें अभी भी करना है, जिसमें एक तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है, मास्क का बहुत ही उचित उपयोग करना है, स्पेशली जो लोग बड़ी उम्र के हैं, पुराने बीमार हैं, जैसे शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, गुर्दे की बीमारी या कैंसर की बीमारी, इन सब के मरीजों में ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ है, तो इन सब को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर कोई भी जिसका कोविड वैक्सीन का कैंडिडेट है तो वो अपनी कोविड वैक्सीन भी जरूर से ले ले। खबर रुड़की से है, जहां नगर निगम में तहसील दिवस के मौके पर DM और SDM दोनों लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे। SDM दीपेंद्र कुमार ने बताया कि उनके पास 43 शिकायतें पहुंची हैं, जिसमें से 11 को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी 31 को अधिकारियों से जल्द ही सुलझाने की बात कही गई है। वहीं क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर उन्होंने बताया कि पुलिस और ARTO सहित कई विभागों के अधिकारियों से मिलकर खनन को रोकने के लिए एक टीम का गठन किया गया है। जिसमें से लगभग 12 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। 31 शिकायतें जो है वो संबंधित विभागों को निस्तारण के लिए भेजा गया है और अगली जो तहसील दिवस होगा उसमें उसकी समीक्षा की जाएगी। भूमि संबंधी थे, उनका सीमांकन वगैरह के संबंध में था या विद्युत विभाग का था और नगर पंचायत के संबंधित था, पीट होल्डर से संबंधित थे, इन विभागों से संबंधित था। उनके सीमांकन के संबंध में है, उसका हमने आदेश कर दिया है। तो जिले स्तर पर टीम बनाई गई जिसमें पुलिस है, आपका प्रशासन है, संबंधित SDM है, वन विभाग है, RTO है, इनमें इनकी एक टीम बनाई गई है जिनके द्वारा समय समय पर छापेमारी की कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड के पौड़ी स्थित लैंसडाउन में डॉपलर वेदर रडार अब शुरू हो चुका है, जिसके चलते मौसम का सटीक अलर्ट मिल पाएगा। बता दें कि ये रडार 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम का पूर्वानुमान देगा। वहीं पौड़ी जिले के साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी के कुछ हिस्सों में मौसम की सटीक जानकारी भी मिल पाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पौड़ी में लगे इस डॉपलर रडार का उद्घाटन जल्द कराया जाएगा। करीब 6 करोड़ की लागत से लगे इस डॉपलर रडार से फिलहाल रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है और दून केंद्र को भी इससे मौसम पूर्वानुमान करने के लिए डेटा मिल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले मुक्तेश्वर और सरकुंडा में भी डॉपलर रडार स्थापित किए जा चुके हैं। खनन रॉयल्टी और गाड़ियों की फिटनेस के निजी हाथों में देने के विरोध में हल्द्वानी में खनन कारोबारी पिछले 3 महीनों से अलग अलग तरीकों से धरना प्रदर्शन को चेताने का काम कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने के बाद भी खनन कारोबारियों की मांग नहीं पूरी हुई है, जिसकी वजह से उन्हें लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका धैर्य जवाब दे रहा है। आपको बता दें कि भारी संख्या में खनन कारोबारियों ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए खनन कारोबारी SDM कोर्ट तक पहुंचे, जहां सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। खनन कारोबारी ने अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
देखिए, सरकार को हम कई तरह से चेतावनी दे चुके हैं। आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि जो गौला की फिटनेस पूर्व की भांति गेटों में होती थी उसी तरह की जाए और फिटनेस का निजीकरण बंद किया जाए, और जो गौला को ये प्राइवेट सेक्टर में देने का प्रयास कर रहे हैं उसे हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 लाख से 2 लाख लोगों का रोजगार का सवाल है। अगर धामी जी नहीं माने, इसके परिणाम 2024 में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र सिंह नहीं होता जल्दी नहीं, सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम हल्द्वानी बंद का भी आह्वान करने वाले हैं शीघ्र। इसको लेकर हम लोग वार्ता कर रहे हैं विभिन्न संगठनों से, और इसको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अपना जो गुंडागर्दी के लोग यहाँ पे उत्तराखंड में लेकर आ रहे हैं इसे बंद करें। देखिए, मैं तो सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ। आप हमारे नज़दीक के जनपद के हैं, खटीमा के, और आप नदी के बारे में हर चीज़ जानते हैं। आपके यहाँ भी शारदा चलती है, और जो है गौला से भी आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। तो हमारी जो नदियाँ, जब से इन्होंने धामी जी हमारे मुख्यमंत्री बने लगभग 3 साल से हम लोग हमेशा परेशान हैं। पिछले बार हमारे गौला में रेटू की लड़ाई थी, 94 दिन का हमने आंदोलन किया, और इस बार जो है इन्होंने जो हमारे ऊपर ठेकेदार बैठाल दिए हैं तो उससे हमें बहुत निराशा है। वो ठेकेदार जो है मन मर्जी से हमारी गाड़ियों की फिटनेस में पैसे वसूल रहे। वो ठेकेदार हमारे गौला में बैठ रहे हैं और वहाँ पर अपनी मन मर्जी से वो काम करेंगे, जैसे पूर्व में चड्डा जी ने किया है। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।